बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम स्टूडेंट्स, तमाम प्रैक्टिशनर्स, तमाम दोस्तों से, और बल्कि टॉपिक कुछ इस नौइयत का है कि तमाम दोस्तों से एक्चुअली सिविल सोसाइटी एट लार्ज के अंदर से भी खुश आमदेद। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कानून को ख़ास तौर पर पंजाब की हद तक एनालाइज करने के लिए बीच में जा रहे हैं। आजकल कोरोना के दिनों के अंदर as you would be aware, or most people actually surprisingly are not aware, पंजाब के अंदर एक कानून नाफिज किया गया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए पिछले महीने, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ पावर्स दी गई हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि जिसके तहत वो कोरोना के सर्कमस्टांसिस के अंदर पब्लिक को रेगुलेट कर सकती है, और काफ़ी बीच में स्ट्रॉन्ग पावर्स यहाँ पे दी गई हैं। तो हमारी जो सीरीज़ बीच में चल रही है हाउ टू रीड अ स्टैट्यूट, ऑलरेडी एक बीच में लेक्चर हो चुका है। आज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये करेंगे कि ये कानून ढूंढा कहाँ से जाए, किस तरीके से कहाँ पे बीच में अवेलेबल है, और उसके बाद इसको स्पेसिफिकली की जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ी जाएंगी। बीच में आपके साथ मिलके बीच में पढ़ते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ एक अदद मैं लेक्चर भी अलहदा बीच में तैयार कर रहा हूँ। आज एक प्रैक्टिकल साइड के ऊपर से कि लेक्चर तैयार कैसे किया जाता है, उसकी स्लाइड्स मैं बीच में कैसे फॉर एग्जांपल करूंगा, थोड़ी बहुत मैंने पहले बीच में ट्राई की हुई थी, और इसका एक हिस्सा इस कानून का पढ़ा हुआ आज कोशिश करूंगा कि आपके साथ मिलके ये सारे का सारा बीच में पढ़ डालूं, और होपफुली you'll find this useful as well। जी, तो मैं दोस्तों के साथ बीच में ये बात कर रहा था कि सबसे ये जो कानून बीच में नाफिज किया गया, इसका नाम है पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में ये है, एंड आई हैव ट्राइड एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस इज वेल, ऑनलाइन भी बीच में किया है। अगर आप पंजाब के कवानीन के लिए जो सबसे मुस्तनद जगह है वहाँ पे अगर आप बीच में जाइए और वहाँ पे लिखें, फॉर एग्जांपल आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ पंजाब लॉज ऑनलाइन के ऊपर अगर आप बीच में जाके देखें तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है कि इसको कहते हैं ऑनलाइन जो आर्काइव। इट सीम्स के यहाँ पे सिर्फ वो अवेलेबल करते हैं जो एक्ट्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस कम ही होते हैं, कम से कम ये जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है ये यहाँ पे इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ। तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है इसको ढूंढने का, गूगल के अंदर जाके हमने लिखा इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑर्डिनेंस 2020 पहले लिखा, तो उसके अंदर ये बीच में खबरें तो बेशुमार आ गई, लेकिन फिर टेक्स्ट नहीं मिला कि इसके अंदर कानून है क्या एग्जैक्ट वर्डिंग। उसके लिए फिर मैंने बीच में जाके इसके अंदर पीडीएफ का जब वर्ड ऐड किया तब भी ज़्यादातर खबरें आई, मगर एक जगह हमें लिंक मिला है बीच में glxspace.com के ऊपर नोटिफिकेशन वहाँ पे बीच में अवेलेबल पूरी की पूरी कर दी गई है। यहाँ पे जाएं, एक डाउनलोड का लिंक बना हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मैंने बीच में डाउनलोड किया, बल्कि इसकी एक बेहतर कॉपी प्रिंटेड यहाँ पे अवेल सकती, थोड़ी सी ब्लरी है, वो अवेलेबल है। उसका लिंक मैं यहाँ पे जहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे भी आपको पब्लिकली बीच में अवेलेबल कर दूंगा। मगर कोशिश और बात दोस्तों के बारे में ये है कि आज आपके साथ मिलके अभी के लिए बीच में लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कानून। पहले आपको मैंने एक फेडरल लॉ कानून पिछली दफ़ा चेक कराया था, ये देखें पंजाब के गजट के अंदर ये कानून छपा है, 27 मार्च को बीच में छपा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये करके ये कानून जो है गवर्नर ऑफ पंजाब ने ऑर्डिनेंस के तहत बीच में नाफिज किया है। ऑर्डिनेंसेस एज यू वुड नो टाइम बाउंड होते हैं, मगर आइडेंटिकली कानून का ही बीच में असर होता है, और इसके ऊपर एक सेकंड सर, एज वी आर लुकिंग एट द लॉ, देखिए नोटिफिकेशन के जरिए गजेट के अंदर ये मुस्तनद बीच में कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से ये इशू हुई, और ये एक ऑर्डिनेंस बीच में बना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर। ऑर्डिनेंस और एक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे, एक ही चीज़ होती है, मगर ये एक टाइम बाउंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फेडरल लेवल के ऊपर एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है, और यहाँ पर गवर्नर बीच में इशू करता है। इफेक्ट इनका यही होता है, मगर अगर ये ड्यू टाइम के अंदर ना अप्रूव करवाया जाए नेशनल यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली से, सो ये लैप्स कर जाता है कानून। खैर, इस कानून के अंदर क्या बीच में नाम क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये बीच में आप इसको देखेंगे। पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए ये ऑर्डिनेंस 2020 बीच में बनाया गया है। ऑर्डिनेंस 2 ऑफ
2020 में। और इसके अंदर लिखा गया एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर इन्फेक्शियस डिजीज हो गए हैं तो उनको कैसे काबू में रखा जाएगा, और प्रिवेंशन करने के लिए भी बीच में ये लॉकडाउन के जो मामलात हैं और ये जो सारे के सारे चल रहे हैं, इसमें ये देखा जाएगा कि उसके बारे में क्या पावर्स इनको दी गई हैं, क्या चीज़ें ये आपके साथ बीच में कर सकते हैं एज ए सिटीजन। तो आगे लिखा गया इट इज एक्सपीरियंट टू मेक एंड प्रोविजंस फॉर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन पंजाब एंड द मैटर्स इन सिलरी एंड कनेक्टेड देयर टू। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब इज नॉट इन सेशन। आज इंपॉर्टेंट चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ें, अगर असेंबली इन सेशन ना हो तो तब ऑर्डिनेंसेस अमूमन बीच में इशू किए जाते हैं। और ये वाला ऑर्डिनेंस क्योंकि आज कोरोना की वजह से वैसे भी बीच में पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली बीच में आई डोंट बिलीव मीट कर रही है, तो इसलिए इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड इन आर्टिकल 128(1) क्लॉज 1 के अंदर गवर्नर ने ये प्रोमलगेट किया है। गवर्नर ऑफ पंजाब ने इसको कानून भी बना दिया है। और ये क्या कानून है, इसका नाम बीच में जैसे कि टाइटल में है, टाइटल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होता है कि यहाँ पे जो अल्फाज बीच में इस्तेमाल किए गए हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में, वो अगर आप अपनी प्लीडिंग्स में भी इस्तेमाल करेंगे तो पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेज ब्रैकेट्स में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज ऑर्डिनेंस 2020 इसको कंसिडर किया जाता है। ये किस किस पे लागू होगा, पूरे के पूरे पंजाब के ऊपर लागू होगा। और इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, के फौरन बीच में जैसे ही बीच में ये इनैक्ट किया गया या ऑर्डर किया गया, साइन किया गया गवर्नर ने, तो उसी वक्त बीच में प्रोमलगेट हो गया हुआ। इसकी प्रोमलगेशन की तारीख यानी होगी, पब्लिकेशन नहीं होगी, विल बी द डेट। इसमें वैसे स्पेसिफाई तारीख, इसके अंदर कौन सी तारीख से लागू हुआ है वो ज़रा नीचे एंड में देख लेते हैं। 27/3/2020 को, उसी दिन छब्बीस बीच में गया जिस दिन इनैक्ट हुआ है, तो 27 मार्च 2020 से ये बीच में लागू है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं किसी भी एक्ट के अंदर, ये किस पे लागू होता है, क्या होता है, किस तरीके से आगे चलता है, वो तो इस इन दिस ऑर्डिनेंस क्या क्या मतलब होंगे इसके बारे में भी आगे बीच में जाके देखेंगे। डिक्लेरेशन की डेफिनेशन है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ कौन है, वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब का होगा, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगा। माइनर का वर्ड यहाँ पे बीच में देखें, इन्फेक्शन सारों को होती है तो माइनर बच्चों के बारे में भी इसकी कानून लागू होगा। और उसको माइनर के केस में कैसे ट्रीट होगा, मीन्स अ पर्सन विद एन एज लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल का अगर कोई होगा। नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर कौन होगा, इसमें जो आगे अल्फाज इस्तेमाल होंगे, मेडिकल ऑफिसर्स नोटिफाइड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑफ द ऑर्डिनेंस बाय द सेक्रेटरी। इस ऑर्डिनेंस के बारे में सेक्रेटरी नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन इशू होगी, प्रॉब्ली गजेट के अंदर छपेगी और उसको फिर बीच में जाके पावर वगैरह मिलेगी जो नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर की होगी। ऑर्डिनेंस का मतलब है ये वाला ऑर्डिनेंस। अब ये इंपॉर्टेंट बीच में डेफिनेशन आएगी 2G की, बिकॉज आगे जाके आप देखेंगे कि किन लोगों के बारे में ये बीच में कानून बन सकता है। पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है, इज अ पर्सन एक who is suspected to be infected or contaminated with an infectious disease. One, इसका ये लाजमी नहीं है कि उसको इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन होगी तो प्रॉबली वो भी बीच में इसमें कवर्ड होगा, मगर जिसके बारे में ये ख्याल भी किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल किसी के घर में या किसी के दफ्तर में हुआ है, तो वो पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन, वो भी बीच में उस दफ्तर में और लोग भी जितने मौजूद थे वो भी शायद इंक्लूड हो जाएंगे। is a risk that such person might spread, infect or contaminate other persons with an infectious disease. कि उससे ना सिर्फ ये वहां से बीच में सस्पेक्ट किया कि इसको हुआ है, अगर वो उसको हुआ भी हुआ है या फॉर एग्जांपल हो के वो ठीक भी अगर हो गया हुआ है, मगर इज अ रिस्क कि वो आगे स्प्रेड कर सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है या कंटामिनेट और लोगों को कर सकता है, वो भी पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन के अंदर आ जाएगा। इसमें अगर आप बीच में ये देखेंगे तो क्या व्हाट अबाउट एक्चुअली जो डॉक्टर साहिबान हैं जो डॉक्टरी का बीच में काम कर रहे हैं, ये रिलेटेड स्टाफ, क्या वो इसमें कवर होता है कि नहीं, ये भी बीच में सवाल है। is risk that such person might spread or infect contaminate other person. तीसरा ये बीच में डेफिनेशन के अंदर, और ये और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये और यहाँ पे बीच में 2 में लिखा गया है
वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और थ्री इकट्ठे भी हो सकते हैं, और अलग-अलग भी, और को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हैज अराइव फ्रॉम और थ्रू एन एरिया affected by an infectious disease within 14 days or such other period as specified by immediately preceding the date of arrival। यानी अगर पाकिस्तान से बाहर से या किसी एक ऐसे एरिया से भी कोई बंदा आए तो 14 दिनों के अंदर अंदर, तो फॉर 14 डेज उसको पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन कंसिडर किया जाएगा। ये अगर पिछले 14 दिनों के अंदर वहां से वो बीच में होके आया है, या उस जगह से होके आया है, या अगर कोई सेक्रेटरी बीच में, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर कोई किसी को बीच में कंसिडर करता है। सो ये तीन डेफिनेशंस वगैरह आ गई हैं। अब ये सवाल बीच में ये भी आएगा कि वन और टू भी क्या वो 14 दिनों के लिए ही बीच में पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन होगा, कि उससे आगे भी होगा? सस्पेक्टेड टू बी इन्फेक्टेड अगर है कि जी हमारा ख्याल है उसको की इन्फेक्शन है पिछले 14 दिन में, तो 14 दिनों की क्वारंटीन है। ये सवाल अभी बीच में आगे जाके आप देखेंगे इतना ज़्यादा कोई क्लियर इसका जवाब नहीं है, बट लिटिगेट होगा तो इसके ऊपर बीच में आगे देखा जाए। आगे रिलीफ कमिश्नर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। रिलीफ कमिश्नर वो है बीच में जो कि पंजाब नेशनल कैलामिटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत यहाँ पे बीच में जो सेटअप किया गया है ऑफिस होल्डर, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो वाला कानून अलबत्ता आपको ऑनलाइन बीच में अवेलेबल है। अगर आप पीडीएमए की वेबसाइट अगर आप बीच में देखें तो वहाँ पे पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसके अंदर एनडीएमए और ये कवानीन और ये सारे के सारी बीच में चीज़ें हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेज है। ये मैं आपको बीच में लिंक वगैरह दे दूंगा। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो इससे रिलेटेड कवानीन है, चंद दोस्त तो ये कह रहे हैं कि नए कानून को इनैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, चंद उसमें बीच में प्रोविजंस की गई, क्योंकि पुराना कानून जो है नेशनल एक्ट है 58 का और 69 का जो बीच में यहाँ पे पंजाब के अंदर भी बीच में लागू है, उसकी पावर्स जिसकी अवेलेबल हैं, जो कि डेलीगेट हो चुकी हुई हैं, वो कानून ही काफ़ी था। मगर इसके अंदर चूंकि एक स्पेसिफिक बीच में सर्कमस्टांस कोरोना का रेज हुआ, तो उसके बारे में अब यहाँ पे क्या मामला होंगे वो देखे जा रहे हैं। आगे दूसरे इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स बनेंगे वो रूल्स के, और सेक्रेटरी का मतलब है, जो ऊपर बात भी जिक्र हो रही थी कि सेक्रेटरी नोटिफाई करेंगे, सेक्रेटरी का मतलब है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट, वो अहदेदार बीच में इसमें होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कानून नाफिज तो हो गया, मगर इसके तहत पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने एक तरीका बीच में इस्तेमाल किया है कि इससे पहले कि ये कानून इस्तेमाल किया जाए, सेक्रेटरी सेक्शन 3 में लिखा हुआ है सीरियस एंड इमिनेंट इन्फेक्शन थ्रेट डिक्लेरेशन। अच्छा, एक चीज बिफोर एक्चुअली वी लुक इनटू दिस पर्टिकुलर, इस तरीके से साइट के ऊपर स्पेसिफिकली आते हैं, ओवरऑल अगर आपके सामने कोई ऑर्डिनेंस या कानून आए तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बीच में देख लिया जाए। उसके लिए मैं बीच में एक ऑलरेडी बना रहा था, एक पुराना कानून बना। व्हाट यू शुड डू इज इसको ओवरव्यू में भी देख लें। इस एक्ट को अगर आप बीच में पढ़ें तो इसके 6 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी नुक्ते कि क्या है, क्या नाम होगा, डेफिनेशंस क्या होंगी, किस तरीके से ये लागू होगा। पार्ट 2 में जनरल हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर्स, ये देखें, उसके बारे में सेक्शंस बने हुए। पार्ट 3 में कंट्रोल ऑफ इवेंट्स एंड गैदरिंग्स एंड प्रेमिसेस, कि कोई फंक्शंस वगैरह और लोग या अगर जमा हो रहे हैं उसको, और 144 भी वैसे पावर अवेलेबल थी, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली दी गई है प्रेमिसेस, या अगर कोई जगह अगर बीच में इन्होंने करनी है उसके बारे में बीच में पावर्स हैं। रेगुलेट कंट्रोल ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन, जगह को तो आप और इवेंट्स तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर लोगों को भी कर सकते हैं। आपके राइट टू मूवमेंट, आपके फंडामेंटल राइट्स अगर हैं, वो यहाँ पे बीच में डायरेक्टली इस कानून के तहत बीच में उसमें भी इफेक्ट करने की गुंजाइश वगैरह है। ये आप बीच में इसमें देखेंगे। और इसके बाद फिर अगला पार्ट है ऑफेंसेस और पेनल्टीज की, जो चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको सजाएं भी, और ऑफेंसेस भी बीच में बना दिए गए और सजाएं भी, और उसको कैसे बीच में प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसका मैकेनिज्म भी। पार्ट 6 के अंदर कॉमन प्रोविजंस दे दी गई हैं कि पावर्स की ये किस तरीके से रेगुलेट की जाएंगी, जनरल पावर्स कैसे हैं, क्या क्या किस नौयत की चीज़ें कर सकेंगे, एनफोर्समेंट कैसे करवाई जाएगी, किसके थ्रू, ये बीच में सारे के सारे बार टू एक्शन, क्या ये चैलेंज हो सकते हैं, इस पे मुकदमे हो सकते हैं, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा कि नहीं, पुराने कवानीन वगैरह जो हैं 58 का पंजाब एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1958 का है, उसको रिपील कर दिया गया है।
उसके तहत जो मुख्तलिफ चीज़ें हो चुकी हुई थी उनको थोड़ा बहुत सेव बीच में किया गया, उसकी तरफ भी हम आते हैं। मगर ओवरऑल आपने ये बीच में देखा, इस स्लाइड में बाद में शेयर भी करूंगा। इस कानून का स्ट्रक्चर है प्रिलिमिनरी जनरल हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर्स, उसके बाद इवेंट्स और गैदरिंग्स को भी कंट्रोल करेंगे, लोगों को भी, और जो अगर नहीं करेंगे या कोई इनको वायलेट करेगा ऑफेंसेस वगैरह भी उस पर लागू किए गए और कॉमन प्रोविजंस भी दिए गए। अब वापस आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 के अंदर उन्होंने बीच में ये लिखा था कि ये सबसे पहले कानून लागू किस तरीके से होगा, ये पावर्स जो आगे दी गई हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या वो ताहयात अवेलेबल होंगी, किस तरीके से उनको एक्टिवेट करना है। एक प्रोविजन डाल दी गई है, सीरियस एंड इमिनेंट इन्फेक्शन का अगर थ्रेट हो उसकी एक डिक्लेरेशन होगी, सेक्रेटरी में विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ नोटिफिकेशन के जरिए गजट में ये छापेगा। जब छपेगा तो तब ये नीचे पावर सारी की सारी एक्टिवेट होंगी कि डिक्लेयर करेगा कि एक इन्फेक्शियस डिजीजेस की बड़ा सीरियस थ्रेट है। तो पंजाब में या किसी हिस्से में, इट डजंट हैव टू बी द एंटायर पंजाब एज वेल, और सेक्रेटरी एक्चुअली ये करेगा और उसके बाद वो नोटिफिकेशन कर देगा। और वो आप आगे जाके बीच में देखेंगे वो जब नोटिफिकेशन करेगा ही तब ही बीच में आगे जाके ये सारी की सारी पावर्स अवेलेबल होंगी। और आई बिलीव ये ऑलरेडी बीच में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शायद ये कर दिया हुआ है। इफ अगर किसी को मेरे से बेहतर पता हो या अवेलेबल हो तो जरूर शेयर करें यहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ, क्या चीफ मिनिस्टर खुद ही अप्रूवल देगा? नहीं, 3 में ये लिखा गया बिफोर सीकिंग अप्रूवल अंडर 1 and 2 सेक्रेटरी शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू एनी एडवाइस फ्रॉम डायरेक्टर जनरल हेल्थ से भी एडवाइस लेगा, और कम से कम 2 एमिनेंट एपिडेमियोलॉजिस्ट को जो चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किए होंगे वो भी बीच में देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर साहब अगर अप्लाई अपॉइंट ही नहीं करते एपिडेमियोलॉजिस्ट साहब, तो अगर आप मेरे से पूछें तो तो अगर कोई अप्रूवल उसने ले भी ली चीफ मिनिस्टर से और ये दोनों साहबान अपॉइंट नहीं हुआ, तो वन कैन आर्ग्यू कि ये वॉइड है, क्योंकि उनका एंड होना नॉट लेस देन 2 लिखा हुआ है, उनकी एडवाइस होनी चाहिए थी। मगर दूसरा सवाल ये आएगा 3 के अंदर कि शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू एनी एडवाइस, बाइंडिंग नहीं है, कंसिडर करेगा उनकी एडवाइस को, मगर कंसिडर करना लाजमी है। तो अगर वहां पे 2 बंदे अवेलेबल नहीं थे या अपॉइंट नहीं हुए, डायरेक्टर जनरल हेल्थ से ही सिर्फ बीच में बात वगैरह कर ली, तो मेरी राय के मुताबिक ये बीच में अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन होगी तो वो वॉइड होगी या इलीगल होगी या इलीगल डिक्लेयर हो सकती है। और अच्छा, एक दफा कर दी तो क्या ये ताहयात कंटिन्यू करेगी? नहीं, सेक्रेटरी भी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के जरिए 1 और 2 में के जरिए उसको डिक्लेरेशन को रिवोक कर सकता है। करेगा कि नहीं, यहाँ पे बीच में पाकिस्तान में अजीब ही बीच में सिलसिला वगैरह रहा है कि 25-25 साल तक इमरजेंसी प्रोविजंस बीच में होती रहती है, मगर लिखा ये गया है कि यहाँ पे बीच में दिया जाएगा। इसका असर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब आप पार्ट 2 पढ़ना शुरू करते हैं, जनरल हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर, पावर टू इम्पोज ड्यूटीज, कन्फर फंक्शंस वगैरह शुरू किया जाता है सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन के ताबे डिक्लेरेशन होगी तो द सेक्रेटरी में विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो तब एक्चुअली सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के तहत पावर्स ये बीच में एक्सरसाइज कर सकेगा। अब सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि डिक्लेरेशन के अंदर कोई फर्दर कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, क्या उसको टाइम बाउंड किया जा सकता है, महदूद की जा सकती हैं वगैरह। क्या उसका मतलब ये है कि क्या इसको यूं पढ़ा जाएगा कि सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन के डिक्लेरेशन की होना लाजमी है, अगर डिक्लेरेशन नहीं एग्जिस्ट करती इट इज समवॉट आर्ग्यूबल कि सेक्शन 4 की पावर फिर भी बीच में अवेलेबल होंगी, सेक्रेटरी में विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्योंकि ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन तो ये है कि डिक्लेरेशन इसको मॉडिफाई इन पावर्स को कर सकती है, बट मेरे पढ़ने का तरीका यही होगा कि जी सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन के पहले डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन होगी, तब ये पावर्स एक्टिवेट हो सकती हैं, उसके बगैर नहीं हो सकती। मगर इसमें थोड़ा बहुत अभाव अभी बीच में मौजूद है। सेक्रेटरी में विद अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है? impose duty upon all registered medical practitioners and health facilities in any area of Punjab to record, communicate and treat cases of infection or contamination, यानी एक तरीके से
कि जितने भी डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में अब क्या सिर्फ डॉक्टर्स आते हैं कि बीच में दूसरे भी बीच में सपोर्ट स्टाफ्स वगैरह भी आते हैं? आई बिलीव वाइड इनफ टू इंक्लूड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर एंसिलरी तरीके से भी तो वो भी इसमें आएंगे कि वो रिकॉर्ड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सारे का सारा इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर जो डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो यहाँ पे बीच में की रिकॉर्ड करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे एंड ट्रीट सच केसेस ऑफ इन्फेक्शन, और ट्रीट भी उनसे करवाया जा सकता है। आपको पावर है गवर्नमेंट के पास बीच में मौजूद कि वो आपको बीच में फोर्स या आपको डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज को, उनकी क्लिनिक्स को बीच में कर सकती है। confer functions upon one or more officer and servants or a description of officers and servants of the government, के गवर्नमेंट के जो काम करने वाले हैं उनको भी पावर्स दे सकती हैं या फंक्शंस दे सकती है। इफ सो रिक्वायर्ड वन और मोर लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी बीच में कर सकती है कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्क के लिए मुख्तलिफ पावर्स या फंक्शंस वगैरह की जी वो मुख्तलिफ जगह पे स्पॉट चेक्स करेंगे। लोकल गवर्नमेंट को भी बीच में कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं कि जी हमारे साथ बीच में करें, और यहाँ पे उनको भी किताबें बना दी और ऑफिसर्स भी बीच में करेंगे। फर्दर सी के अंदर इम्पोज वन और मोर रिस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स ऑन और इन रिलेशन टू पर्संस मेंशन्ड इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर जो मुख्तलिफ लोगों का जिनका पर्सन और क्लास जिनका बीच में जिक्र किया गया है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, उनके ऊपर हदूद या उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट कि आप अपने आप को टेस्ट करवाएं यहाँ पे, वो आप बीच में कर सकते हैं। किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई इक्विपमेंट आ रही है, कोई मामलात आ रहे हैं, उनको बीच में कर सकते हैं। और प्रेमिसेस के ऊपर अगर कोई जगह बीच में मौजूद है तो सेक्शन 5 के तहत ये फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन रजिस्टर्ड मेडिकल क्लैरिफाई किया गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्राइवेट भी हो सकता है, शैल इंक्लूड रजिस्टर्ड नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट। लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट के ही हैं, जो प्राइवेट बीच में डॉक्टर्स हैं उनको भी बीच में इसके अंदर डायरेक्शन दी जा सकती है। द टर्म हेल्थ फैसिलिटी जो यहाँ पे बीच में यूज की हुई है, ए के अंदर क्लिनिक भी आ जाएगी, हॉस्पिटल आ जाएगा, डायग्नोस्टिक लैब और अदर भी फैसिलिटीज आ गई होंगी कि फॉर एग्जांपल आप किसी के पास छुप के बीच में टेस्ट करवा रहे हैं, उनको हो सकता है कि उनको डायरेक्शन वगैरह कोर्ट ने ये उन्होंने गवर्नमेंट ने ये दी हो कि जी आप हमारे से सारे के सारे शेयर करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने ओन नहीं भी की हुई तो वो फिर भी बीच में उसके साथ शेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट बीच में लगाई जा सकती है। 5 में क्या, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 4 जो ऊपर जो लिखा हुआ है, और सिर्फ फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 4 इसके अंदर होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 4 सेक्शन 5 में पर्सन और क्लास ऑफ मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो, अगर किसी को बीच में क्लास वगैरह है, डिस्क्रिप्शन को कहेंगे क्या आपसे करवा सकते हैं, एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं आपसे ज़बरदस्ती, आप ना चाहते हुए भी सबमिट रिजल्ट, और आपको रिजल्ट आपको स्पेसिफाई किया जाए, आपको डिसइंफेक्ट या डीकंटामिनेट भी दवाइयां भी दिलवा सकते हैं और आपको डिसइंफेक्ट या डिसइंफेक्टेंट भी कर सकते हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि जी आप अवेयर स्पेसिफाइड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, आपको एक स्पेसिफिक किस्म के कपड़े भी बीच में लागू किया जा सकता है कि जी आप ये जरूर बीच में पहनेंगे। और ये है तमाम के तमाम डॉक्टर्स कन्फर फंक्शंस वहाँ पर्सन और रिलेशन सी के तहत बीच में हो रहा है। आम बंदे के लिए भी ट्रेनिंग और एडवाइजरी सेशंस वगैरह के लिए भी रिस्क के लिए आपको कह सकते हैं कि कैसे करेंगे। मे बी वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एज टू वेयर, कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, दुकानों में जा सकते हैं, शहर में जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज आपका फंडामेंटल राइट होगा, राइट टू लाइवलीहुड, मगर आपको रोकने के लिए भी और अब्सटेन फ्रॉम वर्किंग और ट्रेडिंग भी आपसे रुकवा सकते हैं। और ये है कि उस क्लास ऑफ पर्सन वगैरह के लिए, यानी कि ये पावर आपको 4 में दी गई और किसको क्या करवाया जा सकता है वो 5(1) में लिख दिया गया है। आगे जाके फिर ये कहा जाता है अ थिंग और अ क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर है ये लिखा हुआ है कि जो मुख्तलिफ चीजें सीज भी की जा सकती हैं, आइसोलेशन में भी जानवर हो, कोई इक्विपमेंट हो, डिसइंफेक्ट भी हो, डिस्ट्रॉय और डिस्पोज ऑफ भी बीच में कर सकते हैं। अगर उनका ख्याल है कि कोई चीज़ इन्फेक्टेड बीच में आ गई है तो गवर्नमेंट के पास अब ये भी बीच में पावर मौजूद है कि वो बीच में उसको तबाह भी कर सकती है। प्रेमिसेस और क्लासेस वगैरह ये आई थिंक काफ़ी वेल कंसिडर्ड और अच्छा सोच समझ कर बीच में किया हुआ लोगों का अलहदा है।
चीज़ों के बारे में अलहदा पावर स्पेसिफाई की गई हैं। और 3 के अंदर फॉर द पर्पस सेक्शन 4 प्रेमिसेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेमिसेस, जरूरी नहीं है कि फलां अस्पताल फलां ऑफिस, तमाम ऑफिस भी क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन भी बीच में दी जा सकती है। शाल बी केप्ट इन अ सैनिटरी कंडीशन, ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जी आप अपने दफ्तर में सफाई रखें। डिसइंफेक्शन और कंटेमिनेशन की भी लाजमी की जा सकती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये नहीं बीच में लिखा गया कि आप ये बीच में बंद रखेंगे, बंदों की हद तक तो लिखा हुआ है फ्रॉम वर्किंग और ट्रेडिंग, मगर दफ्तर बंद रखना, डिसइंफेक्ट वगैरह, वो स्ट्रेंजली लफ यहाँ पे बीच में जिक्र नहीं, वो शायद आगे बीच में अलहदा आएगा। सेक्शन 6 के ऊपर आ जाए, रिलेशन रिलेटिंग टू अटेंडेंस ऑफ स्कूल्स एंड बरियल सब्जेक्ट टू अ डिक्लेरेशन, यानी कि वो जो पहले थी जो हो गई हुई है प्रॉब्ली में फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको लिखना पड़ेगा इतने अरसे के लिए, ये नहीं कर सकता इनडेफिनेटली, करेगा और उसको एक्सटेंड करता रहेगा अगर उसको जरूरत हुई। इम्पोज अ स्पेसिफिक और जनरल ड्यूटी अपॉन पर्सन हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ माइनर टू इंश्योर द स्कूल, के लिए बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर सकते हैं, और ड्यूटी बच्चों के ऊपर, बच्चों को सजा नहीं मिलेगी। पर्सन हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ माइनर, वालदैन वगैरह, दादी दादा जो भी हैं, उनको कहेंगे कि आपने बीच में ये नहीं करना। इम्पोज अ स्पेसिफिक जनरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, बरियल और क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज। और दूसरी बी 6B में वो ये रिस्ट्रिक्शन बीच में लगा सकते हैं कि बरेल किस तरीके से होगा, कितने बंदे जाएंगे, ये सारी की सारी जनरल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, बिकॉज इन्फेक्शियस बॉडीज होंगे, उनको कैसे करना है वो भी कानून अलाउ कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, मगर यहाँ पे मस्जिदों का अलबत्ता आप यहाँ पे बीच में देखेंगे कि नहीं लिखा गया स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, वहां पे वो शायद मेरे ख्याल में इवेंट्स और गैदरिंग्स और प्रेमिसेस में बीच में आएगा। मगर यहाँ पे अभी तक बीच में दो चीजें देखने में ये आई हैं कि बरियल तक को बीच में उसके अगेंस्ट भी पावर सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दे दी गई है कि उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है, और अनफॉर्चुनेटली किया जा रहा है, और वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि बेशुमार दोस्तों को हमें दूर से ही बीच में अलविदा उनके बारे में पता चल रहा है और उनको बीच में किया जा रहा है। सेक्शन 7 में पहले तो बीच में ये लिखा गया आप पार्ट 2 में कि जनरल हेल्थ मेजर्स जो ओवरऑल लिए जाएंगे, अब स्पेसिफिकली अब जाके आपका ये लिखा जा रहा है पार्ट 3 के अंदर कि इवेंट्स और गैदरिंग और प्रेमिसेस के ऊपर अगर किसी जगह पे हो तो उसके बारे में साथ में लिखा गया प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इवेंट्स एंड गैदरिंग्स, कि रोका जा सकता है कि जी इवेंट्स भी नहीं होंगे और लोग वैसे भी बीच में, अगर इवेंट नहीं भी हो रहा वैसे भी बीच में, फॉर एग्जांपल पार्क में कोई इवेंट नहीं हो रहा लेकिन वहां पे गैदर नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट टू अ डिक्लेरेशन। फिर वंस अगेन ऊपर डिक्लेरेशन अगर हो गई है तो तब ये चीजें होंगी। डायरेक्टर हेल्थ में इशू डायरेक्शंस प्रोहिबिटिंग और इम्पोजिंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होल्डिंग ऑफ एन इवेंट या गैदरिंग ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। अब इवेंट के अंदर क्या नमाज पढ़ना आएगा, मस्जिदों के ऊपर क्या ये बीच में लगा सकते हैं, या लिमिट वगैरह जो की है। अब क्या नमाज पढ़ना इवेंट तस्वर हो सकता है कि नहीं, ये एक्चुअली ओपन क्वेश्चन है, या कोई सेमिनार वगैरह, खैर सेमिनार तो इवेंट में आएगा। डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 में भी इशूड टू स्पेसिफाइड इवेंट के जी गैदरिंग्स के बाद इवेंट्स और गैदरिंग्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग इवेंट और गैदरिंग। नमाज की वैसे गैदरिंग तो तस्वर की जा सकती है, यानी कि एक डायरेक्शन ये भी इशू की जा सकती है और जो प्रॉब्ली की भी गई है कि एक स्पेसिफाइड इवेंट्स भी बीच में इस नौयत के नहीं होंगे, और इवेंट्स अगर होंगे भी तो इतने ज़्यादा लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते कि फॉर एग्जांपल नमाज के अंदर फॉर एग्जांपल 5 बंदों की शायद आई बिलीव लिमिटेशन वगैरह डाल दी गई है, तो वो बीच में इसके अंदर एक्सरसाइज हो रही होगी। और डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन में हैव इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग रिक्वायर ऑन द ओनर ऑक्यूपायर ऑफ द प्रेमिसेस of the event or gathering जिसके लिए होता है, the organizer of such event or gathering, any other person involved in holding of such, उन लोगों के ऊपर होगा, आम नमाजी के ऊपर इसके तहत क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन मस्जिद के जो हैं इमाम उनके ऊपर और इस तरीके से बीच में, या अगर आप आई मीन स्पेसिफिकली एक्चुअली नमाज की तो नहीं यहाँ पे बीच में बात करनी चाहिए, और भी बीच में जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हो रहे हैं, ओनर के ऊपर, ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो वहां पे है, और भी उससे जो रिलेटेड है उन सारों के ऊपर ये बीच में पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो नहीं होने देंगे, वो भी इसके ताबे होंगे। रीजन क्या है ये इन लोगों के ऊपर, बिकॉज इन पे जब ड्यूटी डलेगी तो आगे ऑफेंसेस के अंदर देखेंगे अगर कंप्लायंस नहीं होगी तो उसकी सजा वगैरह भी इन सारों को फिर बीच में मिल सकेगी, आई बिलीव वो आगे देखेंगे। आगे आ जाइए, क्लोजिंग और रिस्ट्रिक्शन एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम प्रेमिसेस।
प्रेमिसेस लिखा गया, अब क्या लाहौर में दाखिले के ऊपर कोई लिमिट डाली जा सकती है? इसके तहत नहीं, क्योंकि प्रेमिसेस का जिक्र है, इवेंट और गैदरिंग का है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सिटी के अंदर एंटरिंग आप बीच में नहीं, बीच में कर सकते। सब्जेक्ट टू अ डिक्लेरेशन, यहाँ पे भी फिर से वो आ गया, मे इशू डायरेक्शंस प्रोहिबिटिंग और इम्पोजिंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स और इन रिलेशन टू एंट्री इनटू एग्जिट फ्रॉम लोकेशन ऑफ के दाखिले, किसी जगह के ऊपर दाखिले से या किसी इलाके के दाखिले से, या फॉर एग्जांपल डीएचए के फलां सेक्टर के अंदर या घर जो चंद घर है वगैरह, वहां पे बीच में स्पेसिफाई एंट्री, दाखिला भी बंद और एग्जिट वहां से निकलने से भी आपको रोका जा सकता है घेराव करके। यहाँ पे इसके तहत स्पेसिफाइड परमिसेस और प्रेमिसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कि जी एक नौयत के तमाम घर जो फलां जगह के ऊपर बीच में मौजूद है, या एक खास घर की तरफ बीच में किया जा सकता है। डायरेक्शन अंडर सब में ओनली हैव इफेक्ट इम्पोजिंग प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्रेमिसेस, कि आप अपने घर नहीं जा सकते जी, वहां पे इन्फेक्शन हुई है, या अगर आप वहां पे रहते हैं आप बाहर नहीं निकल सकते। एंड अदर पर्सन इन्वॉल्व इन एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम सच प्रेमिसेस और लोकेशन ऑफ द पर्सन इन दम, नौकर अगर आपके हैं वो भी बीच में फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अफेक्ट होंगे। लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 1 के तहत जो होगी वो क्या कर सकते हैं, वो जो पहले बीच में बात हो रही थी कि ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग और सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस कर सकते हैं, प्रेमिसेस को बंदों को अंदर हो रखेंगे क्या, रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री इनटू द प्रेमिसेस, सिक्योरिंग रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू करके, व्हाट अबाउट एक्चुअली वहां से बाहर निकलने के लिए उसका होगा कि डायरेक्शन में भी इम्पोज प्रोहिबिशन रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन फैसिलिटीज के ऊपर भी हो सकता है, बंदों पे भी वहां पे कितने हो सकते हैं, साइज ऑफ प्रेमिसेस और द पर्पस फॉर विच अ पर्सन इज इन अ प्रेमिसेस, अगर वो वहां पे मौजूद है, बाहर निकलने के लिए क्या है उसकी कोई स्पेसिफिक यहाँ पे बीच में डायरेक्शंस वगैरह, एग्जिट इनटू एग्जिट फ्रॉम ऊपर तो लिखा है, मगर यहाँ पे जो स्पेसिफाई बीच में किया गया है वो मेरे ख्याल में शायद ओवरलुक कर लिया गया। 9 की तरफ अगर आप बीच में जाएं, अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री इनटू और एग्जिट इनटू अ जनरल एरिया सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन द डिप्टी कमिश्नर, ये वाली पावर अब हेल्थ वाले के पास नहीं है, डीसी उस इलाके का ऑन एडवाइस ऑफ सेक्रेटरी, यानी हेल्थ के वो उसको एडवाइस करेगा और डीसी एक्चुअली इशू करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन रिलेशन टू एंट्री इनटू या एग्जिट आउट ऑफ फ्रॉम पर्संस, गुड्स, व्हीकल्स, गाड़ियां भी रोके, वेसल्स भी, ट्रक वगैरह सारे रोके जा सकते हैं, सामान भी बीच में रोका जा सकता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, वहां पे बीच में तमाम एरिया भी बीच में सीज किया जा सकता है, मगर वो कौन करेगा, डीसी करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द सेक्रेटरी। जी दोस्तों, अभी तक तो बीच में ये पार्ट 3 के अंदर हमने पढ़ा था कंट्रोल ऑफ एक्चुअली प्रेमिसेस और थिंग्स एक्चुअली उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब पार्ट 4 के अंदर इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन्स। आप याद करेंगे कि ऊपर डेफिनेशन के अंदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन्स कौन है, उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में अवेलेबल थी, वहाँ पे ये बीच में लिख दिया गया इन एन एरिया सब्जेक्ट टू अ डिक्लेरेशन, एक एरिया के अंदर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो बंदा एक्चुअली, अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि एरिया हो सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन, कि किसी भी एरिया के अंदर सब्जेक्ट टू अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, अ नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर, इंपॉर्टेंट चीज़, आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म्ड ऑफ अ होना चाहिए था वैसे, आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ पोटेंशियली ऑफ, नहीं एक सेकेंड, आफ्टर सही सही लिखा हुआ, आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म्ड, उसको पहले उस बंदे को खुद बताया जाएगा कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं, डायरेक्ट सच पर्सन to proceed to a specified place which is suitable for screening and assessment and remain there for the period mentioned in subsection 3. subsection 3 के अंदर लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट टाइम, जितना बीच में टाइम पीरियड, अभी सबसेक्शन 3 की तरफ जाएंगे तो टाइम स्पेसिफाई करेगा कि भाई इतनी देर के लिए तुम यहाँ पे बीच में जाओ, और आपके लिए लाजमी होगा कि आप उस बंदे को, वो जो पोटेंशियली इन्फेक्शियस बीच में पर्सन है, कि वो वहाँ पे बीच में जाए फॉर द पीरियड जो उसके अंदर बीच में मेंशन किया गया है। और ये कौन कर रहा होगा, नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर, कोई और एक्चुअली पुलिस ऑफिसर या कोई और नहीं करेगा, ये पावर नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर का है। मेडिकल ऑफिसर नोटिफाइड फॉर अंडर द ऑर्डिनेंस, वो आपको स्पेसिफाई करेगा, आप वहाँ पे बीच में जाएं। वेयर पोटेंशियली फेल्स टू फॉलो, अगर वो आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, मे ए मूव हिम टू द स्पेसिफाइड प्लेस
वो आपको बीच में ज़बरदस्ती करके कर सकता है। डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर या तो खुद कर सकता है या थ्रू द कंसर्न हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, किसको कहते हैं, पुलिस के ज़रिए आपको वहाँ पे स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर पहुँचवा सकता है, या अगर कोई थर्ड बंदा है वो करके। A notified medical officer may require the potentially infectious person to remain at a place suitable for screening and assessment for a period not exceeding 48 hours. 2 दिनों के लिए आपको वो वहाँ पे बीच में भेज सकता है, अनलेस अनलेस उसकी ओपिनियन के अंदर कि पर्सन इज रिक्वायर्ड टू, उससे ज़्यादा ज़रूरी है और वैलिड सेटिस्फैक्ट्री स्क्रीनिंग के लिए लाजमी है कि वहाँ पे हो, वो खुद बीच में उसको लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, या कम से कम सेटिस्फैक्शन शो करनी पड़ेगी, या लॉन्गर मैन इज अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय सेक्रेटरी एक्चुअली विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन जनरल के जी, वो और लोगों को कर सकते हैं, और फॉर वन और मोर सर्कमस्टांसेस अगर इससे ताल्लुक रखने के लिए एक ओमनिबस टाइप का भी ऑर्डर यहाँ पे बीच में मौजूद हो सकता है, जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि 48 घंटे से ज़्यादा भी आपको रख सकते हैं इन किस्म के बंदों को। प्रोविजन ऑफ shall apply to a person who voluntarily reports to a shall also apply to a person, अगर आप अपनी जान बूझ के भी, अगर ये सिर्फ ये लाजमी नहीं है कि आप उसकी डायरेक्शन मेडिकल ऑफिसर की ना फॉलो करें तो तब आपको बीच में रोका जा सकता है, आप वहाँ पे जाएं तो तब भी आपको सब सेक्शन 4 के तहत स्क्रीनिंग और असेसमेंट के लिए आपको वहाँ पे बीच में महदूद किया जा सकता है। ये तो है सिर्फ स्क्रीनिंग और असेसमेंट के लिए। अगर आपकी बीमारी का पता चल जाए तो फिर आगे क्या होगा वो आपका अलहदा होगा, मगर अभी तो ये है प्रिवेंशन और कम से कम टेस्टिंग के लिए भी आपको ये बीच में यहाँ पे पावर एक्सरसाइज की जा रही है। 5 में लिखा गया है आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, हर 24 घंटे के बाद पर्सन अगर एक जगह के ऊपर आप होंगे, ईच सब्सिक्वेंट इंटरवल, अब इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से सब्सिक्वेंट टू व्हाट, सब्सिक्वेंट टू द टाइम पीरियड जो ऊपर स्पेसिफाई किया गया कि हर 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के अंदर अंदर भी, पहले 24 घंटे के बाद फिर दूसरे के बाद, इज रिटेन्ड एट स्पेसिफाइड स्क्रीनिंग द नोटिफाइड शैल रिव्यू द नीड फॉर कंटेनिंग, हर 24 घंटे के बाद वो देखेगा कि जी और 24 घंटे रखना है कि नहीं। मैं तो इसको इस तरीके से पढ़ता हूँ कि 48 घंटे के अंदर भी इसको बीच में चेक करना पड़ेगा, 48 घंटे तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम है जिसके लिए आपको वहां पे रखा गया। आफ्टर मेकिंग अ रिव्यू अंडर सब में डिसकंटिन्यू, 24 घंटे के बाद वो आपको डिसकंटिन्यू भी रिटेंशन कर सकता है कि अगर पोटेंशियली इन्फेक्शियस नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है, या फिर आपको पीरियड वो रिटेंशन का एक्सटेंड कर लेगा एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। अब यानी अगर 48 घंटे के अंदर हो रहा है, ये बीच में थोड़ी बहुत बीच में कंफ्यूजन है किस तरीके से आगे चलेगा। ड्यूटी टू अंडरगो स्क्रीनिंग और ऑफ असेसमेंट सेक्शन 11 के अंदर है, इन एन एरिया सब्जेक्ट टू अ नोटिफाइड मेडिकल में इम्पोज अपॉन अ पोटेंशियली वन और मोर स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट्स टू असेस द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैरी आउट सच असेसमेंट। वो आपसे क्या चीज़ें मांग सकता है वहाँ पे नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर, आंसर एवरी क्वेश्चन ऑन हिज हेल्थ और रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ से आए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सन जो जिन्होंने उससे हु हैव माइट हैव कॉन्टेक्टेड हिम की जगह होगा माइट हैव कम इनटू कांटेक्ट, वैसे लिखना चाहिए था, कॉन्टेक्टेड का मतलब होता बाद, मगर जो आपसे टच वगैरह में हो उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। प्रोवाइड सफिशिएंट, आपको ना सिर्फ अपना बताना पड़ेगा और लोगों से भी जिससे आप मिलते रहे। प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू अलाउ मेकिंग अ कांटेक्ट विद हिम फॉर द पर्पस ऑफ, आपसे ये भी कहेगा कि जी आप मुझे पता भी बताओ कहाँ पे तुम वहाँ पे मौजूद होंगे। प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच, और कहेंगे हेल्थ के बारे में कोई कागजात भी मांग सकते हैं। अलाउ पर्सनल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आप ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो भी आपसे बीच में कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्या स्पेसिफिक नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर, बिकॉज आप हाई कोर्ट में आप एंटर कर रहे हो तो आपका टेस्ट हो रहा होता है, क्या वो तो आई डोंट बिलीव नोटिफाइड ऑफिसर है, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। अलाउ पर्सनल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग मेजरमेंट टेम्परेचर अदर फिजिकल कंडीशन बाय अप्रोप्रिएट मीन, अलाउ टेकिंग अ बायोलॉजिकल सैंपल बाय एन अप्रोप्रिएट मीन, आप सब ब्लड सैंपल भी आई बिलीव और यूरिन वगैरह भी बीच में मांगा जा सकता है। Forthwith move to or remain to another place which in the viewer is notified suitable for the purposes of the section. आपको अगर किसी लैब में भेजना है या किसी और जगह पे वो भी स्पेसिफाई कर सकता है। आई थिंक शायद रिडंडेंट है या दोबारा दोहराया जा रहा है, पहले ऊपर भी ये लिखा हुआ था वैसे। प्रोविजन ऑफ द सेक्शन shall all apply to potentially infectious person who has not been moved or retained for screening of assessment under section 10.
सेक्शन 10 में हाँ, और भी किसी बंदे को अगर ये बीच में स्पेसिफाई करते हैं और अगर किसी जगह पे नहीं भी भेजा गया तो उनको भी बीच में इसके तहत आपको एडिशनल पावर्स बीच में दे दी गई हैं। एक सेकेंड किधर गए। A notified medical may impose one or more requirements under subsection 2 through a अगर वो नहीं कोई बंदा बीच में मांग रहा तो ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर के जरिए भी आपसे पूछगछ वगैरह करवाई जा सकती है, तो बेहतर है कि उससे वैसे ही बात कर ली जाए। सेक्शन 12 के तहत ही अभी असेसमेंट की बीच में बात हो रही है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है पर्सन प्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट आफ्टर स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। उसके बाद अगर तो इन्फेक्टेड है बंदा ए या इनकंक्लूसिव है, जरूरी नहीं है कि आपका अगर क्लियर भी टेस्ट आ जाए या इनकंक्लूसिव है, नोटिफाइड में आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द रीजंस रिक्वायर्ड, उससे आपको ये कह सकता है कि और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप बीच में दें जो पहले बीच में मांगी, फर्दर स्क्रीनिंग आपकी करवा सकता है। रिमेन उसी एक जगह के ऊपर आपको महदूद रख सकता है, विच में इंक्लूड अ प्लेस ऑफ सूटेबल स्क्रीनिंग वहाँ पे। दूसरा, फोर्थ विद प्रोसीड टू स्पेसिफाइड प्लेस कि आप फला जगह पे जाके टेस्ट करवाएं या आप दूसरों से आइसोलेशन में फला जगह के ऊपर आप बीच में रुके रहें। आपके घर का भी हो सकता है या किसी और जगह पे भी, या उन्होंने जो बीच में सेटअप किया हुआ जगह उसका भी बीच में हो सकता है। A notified medical officer may, after having informed him of the reason of doing so, impose one or more restrictions upon the perfect person जो ऊपर है, जो इनकंक्लूसिव है यानी, या जिसका बीच में पॉजिटिव टेस्ट आया है। मूवमेंट और में इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस की ट्रैवल भी आप पाकिस्तान पंजाब के अंदर और पंजाब के बाहर भी रोक सकते हैं। आप उसकी वर्क और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बंद करवा सकते हैं और कांटेक्ट विद अदर पर्सन्स भी आप बीच में बंद करवा सकते हैं। पहले तो नहीं था, आप उस बंदे को एक जगह पे टेस्टिंग के लिए भेज सकते थे, मगर अगर वो क्लियर फॉर एग्जांपल हो जाता है तो फिर वो आपको बीच में ये वाली रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं लगती थी। मगर अगर आपका इनकंक्लूसिव है टेस्ट या अगर आप पॉजिटिव आया है आपका टेस्ट कि आपको बीमारी है, तो फिर आपको ये चीज़ें की जा सकती है। Period specified referred up to subsection 1 ऊपर, and restriction in subsection shall not 14 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 14 दिनों के लिए ही होगा। के रिक्वायरमेंट इज अगर ज़्यादा होगी वो लिख के बीच में बताएगा। दूसरा, अदरवाइज ऑर्डर या सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से पूछ के ये बीच में जो कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई उसके तहत होगा। रिक्वायर्ड टू रिमेन एट अ प्लेस अंडर सबसेक्शन 1 द नोटिफाइड में डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर के पुलिस बीच में ये इन्फोर्स के जरिए भी करवा सकती है। बेसिकली ये देख रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स और पुलिस को बेसिकली इन कोऑर्डिनेशन इन्फोर्स करवाने के लिए ये कानून अलाउ कर रहा है। आफ्टर सब्सिक्वेंट इंटरवल ऑफ 48 घंटे, जिसके बाद आपने उसको रिस्ट्रिक्शन के तहत बीच में रखा हुआ है इसका कानून के तहत, वो रिव्यू करेगा बीच में। पहले टेस्टिंग में 24 घंटे था, यहाँ पे 48 घंटे है। अगर आपका बीच में आ गया, रिव्यू करेगा क्या रखना है कि रिटेन करना है। आफ्टर रिव्यू द नोटिफायर में विड्रॉ कर सकता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकता है या पीरियड भी बीच में बढ़ा सकता है। एप्लीकेबिलिटी, और ये देखिए किसी बंदे के अंदर मेजर सिर्फ बंदा नहीं है, प्रोविजंस टू माइनर एंड वार्ड्स भी इन्वॉल्व होता है कि माइनर का जो बीच में पर्सन इंचार्ज होता है, अ पर्सन और अ गार्डियन, गार्डियन का कोर्ट अपॉइंटेड भी हो सकता है, और पर्सन जो उससे ताल्लुक हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ माइनर वालदैन, और वार्ड वालदैन नहीं है तो उसकी जगह कोई अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल लीगली अपॉइंटेड गार्डियन लाजमी नहीं है। नहीं सॉरी, गार्डियन ही है। वार्ड वार्ड तो एक्चुअली वो हुआ कि अगर माइनर हो या एक्चुअली उसके कंट्रोल में हो। सिक्योर द माइनर और द वार्ड, इंश्योर वो ये करेगा कि इस डायरेक्शन के साथ वो कंप्लाई विद किया जाए। आपके अगर बचगान हैं तो आपको कहा जा सकता है कि आप अपने बच्चों को फलां जगह के ऊपर बीच में लेके जाएं। person or whose responsibility shall provide the person exercising a power under this ordinance such information, और information भी एक्चुअली वालदैन का, ये जो गार्डियन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चे तो नहीं खुद बीच में बताएंगे। जहाँ पे पावर ऑर्डिनेंस के तहत एक्सरसाइज वो माइनर या वार्ड के बारे में होगी, एंड ही अगर अकेला बच्चा हो तो द पर्सन बाय होम दैट पावर शैल बी एक्सरसाइज। गार्डियन को अगर कोई बच्चा बीच में मिला है, कहीं रोड पे मिला है या कहीं से वगैरह, जो इन्फेक्टेड है, तो वो फिर जो बीच में बंदा उसके साथ डील विद कर रहा होगा, वो गार्डियन को बीच में कांटेक्ट करेगा और रीजनेबल स्टेप्स करेंगे कि जी गार्डियन को बता दिया जाए। सेक्शन 14 के अंदर ड्यूटी टू इन्फॉर्म है कि हर बंदा हेड ऑफ फैमिली, ये जरा खतरनाक चीज है क्योंकि सेक्शन 14 में हर बंदे पे हेड ऑफ फैमिली यानी जो
दादा या बाप के ऊपर ये बीच में पावर दे दी गई। अगर उसके बच्चों को कोई बीमारी हो तो वो गवर्नमेंट को खुद बीच में जाके बताएगा, अगर नहीं मेडिकल ऑफिसर को बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो वो ये बीच में सेक्शन 14 की वायलेशन कर रहा होगा। हेड ऑफ अ फैमिली, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपने किसी से टेस्ट करवाया वो भी बताएगा, अगर किसी का बीच में बीमारी वगैरह आ रही है गवर्नमेंट को बताएगा। डॉक्टर क्लाइंट प्रिविलेज वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या इदारे में, सेमिनरी में या रिलीजियस बीच में एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर, जामिया के अंदर अगर कोई होगा, वो भी बीमारी के बारे में उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो बताएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट वालों को पता चले कि जी फलाम बंदे की है, वो भी बीच में गवर्नमेंट को, मेडिकल ऑफिसर को बताएगा। या अगर इन चार्ज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप के मस्जिद के अंदर जो बंदा बीच में होगा, वो भी बीच में आगे जाके बताएगा कि भाई आपको ये he'll be under an obligation positively to जाके ये बताने का गवर्नमेंट को कि जी वो फलां बंदे को बीच में बीमारी हुई है, और फौरन नोटिफाई करेगा। और उसके बाद अगर पता चलेगा तो फिर उसके अगेंस्ट बीच में एक्शन वगैरह, और अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 14 की नहीं होगी, वो आगे आप जाके ऑफेंसेस में पड़ेंगे, आपको सजा भी हो सकती है। सेक्शन 15 में प्री कंडीशन एक्सरसाइज, आपके खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में अगर कोई हो जाए तो क्या आप बताएंगे? आप अपने क्या कहेंगे कि जब आपको ये पता हो कि जी उनको पकड़ के अंदर फलां जगह पे बंद कर दिया जाएगा या फलां उनको अस्पताल में महदूद कर दिया जाएगा और मैं मिल नहीं सकूंगा और ये वो वगैरह, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन। वहाँ पे कोई अगर आप इंश्योरेंस देते हैं कि जी आपको मिलने की इजाज़त भी, कैसे बीमारी आपको लग जाएगी, दिस इज अ डिफिकल्ट एक्चुअली प्रोविजन सेक्शन 14 की। सेक्शन 15 में लिखा गया प्री कंडीशन ऑफ मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर, नो पावर कन्फर्ड 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 में यानी है ये तमाम पावर्स किसी लोग बंदे के एक्चुअली ताल्लुक रखने वाले से, नॉट एरिया वाला मामला नहीं है। उसके बारे में ये लिखा गया है आगे ये क्या इसको कहते हैं 15 में, shall be exercised by no unless he considers it necessary and proportionate, कि हद से ज्यादा थोड़ा सा दूर दूर कोई चांस है और उसको पकड़ के बंदे को अंदर बांध नहीं करेगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस पर्सन, उसके इंटरेस्ट में और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रोकने के लिए और पब्लिक हेल्थ एंड जनरल के इंटरेस्ट के अंदर ये चीजें करेगा। और ये डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन वगैरह अंडर द इम्पोज ओरली भी हो सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है, होनी तो वैसे राइटिंग में चाहिए मगर ये अलाउ करता है। सब सेक्शन 2 के तहत रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज उसके ऊपर की गई, ओरली की गई है, सून एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, वो लिख के इन राइटिंग नोटिस देगा, जरूरी है बिकॉज रिकॉर्ड के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज अपने जिस बंदे से नहीं बनती उसको अंदर वो बीच में मेडिकल ऑफिसर ही बंद करते रहे। A person exercising power conferred under shall have regards to relevant guidance issued by secretary, भी बीच में गाइडेंस दे सकता है, और advice by notified any यहाँ पे तो वैसे मेडिकल नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर ही पावर एक्सकार, वहाँ पे अगर डीसी वगैरह नहीं, डीसी वगैरह भी नहीं, अगर मेडिकल ऑफिसर, अगर नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर अगर बीच में पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो ये क्या क्या एनी एडवाइस गिवन बाय नोटिफाइड मेडिकल, क्या अपनी एडवाइस को ही फॉलो करेगा? एक्सरसाइज पावर यानी स्ट्रेंज वन, एंसिलरी पावर्स, नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर, और अच्छा पुलिस ऑफिसर अगर कर रहा होगा तो नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस पे यानी करेगा, पीछे लिखा हुआ था जो 15B में। इन कनेक्शन विद डायरेक्शन गिवन टू दैट पर्सन अंडर ऑर्डिनेंस के तहत या मूविंग दैट पर्सन, उसको रिटेन करने के लिए रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस उसको बंदे को दे टू अ पर्सन इन कनेक्शन विद द डायरेक्शन गिवन टू दैट पर्सन, उस बंदे को मूव करने के लिए पुलिस वाला आपको कर सकता है। पावर्स जो इस ऑर्डिनेंस के तहत है मूव करने के लिए रीजनेबल किसी एक इंटरिम जगह के ऊपर, कीप द पर्सन एक रीजनेबल जगह के ऊपर रखेंगे, उसको मूव करने से पहले भी बीच में रख सकते हैं। रीजनेबल फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरदस्ती पुलिस ऑफिसर, मेडिकल वाले नहीं करेंगे, पुलिस ऑफिसर करेगा। पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पावर टू एप्रीहेंड अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द, वो पकड़ भी सकता है और उसको रिटेन करके आइसोलेट वगैरह भी है ऑर्डिनेंस के तहत, और वहाँ पे उस जगह के ऊपर वापस, अगर वहाँ से भाग के कोई चला जाए जहाँ पे रखा गया तो उसको पकड़ के वापस लाने की भी पावर वगैरह है, और रीजनेबल फोर्स भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकती है।
पुलिस में और असिस्टेंट एएसआई से नीचे कोई बंदा किसी के घर में दाखिल हो सकता है पकड़ने के लिए। अगर पता चला कि जी फलां आपका रिश्तेदार है बीमार, तो आपके घर में भी वो भी एएसआई बीच में आके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, आके बीच में दाखिल हो सकता है और इसको इन्फोर्स कर सकता है और बंदे को वहां से रिमूव भी बीच में कर सकता है। काफ़ी बीच में ड्रकोनियन और सीरियस किस्म की पावर्स एनी प्लेस यहाँ पे लिखा गया है, तो आपका घर भी बीच में इसमें इंक्लूडेड होगा। जी सर। अब पार्ट 5 की तरफ बीच में चलते हैं, जिसके अंदर अभी तक तो लिखा हुआ था कि क्या पावर्स मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, क्या डायरेक्शन दी जाएंगी और आप पर क्या ड्यूटी मौजूद है रिगार्डिंग अगर किसी बीमारी का या कोई मामला बीच में पता चले। इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफेंसेस और पेनल्टीज की सूरत के अंदर यहाँ पे बीच में प्रोवाइड कर दिया गया है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के तहत अगर कोई डायरेक्शंस हुई हैं, ये पार्ट 5 है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बल्कि हेडिंग के अंदर बीच में ये देख लिया है कि, और ये काफ़ी बीच में अजीब है कि अगर कोई डायरेक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस अगर दी गई हैं 2 और 3 के तहत, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सन के बारे में जो बीच में बात की हुई है वो पार्ट 4 में की गई है। 2 और 3 के अंदर बीच में लिखा गया है कि जनरल बीच में डायरेक्शंस रिक्वायरमेंट्स, और अगर उसको 3 की अगर आप वायलेशन किसी जगह की अगर आप बीच में वायलेट करें। पार्ट 4 में लोगों के बारे में बीच में लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप हेडिंग के ऊपर बीच में जाएं तो हेडिंग के ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है ऑफेंसेस के अंदर पेनल्टीज रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर पार्ट 2 और 3। 4 का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और यहाँ पे एक बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी बीच में आएगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेडिंग की क्या वक़्त है, क्या ये जो ऑफेंसेस हैं बीच में 17 के अंदर 2 और 3 तक महदूद है? क्योंकि 1 अगर आप बीच में जाके सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ ही फेल्स विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, या रीजनेबल अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी है, या फिर ड्यूटीज तो एक्चुअली जाके अगर आप बीच में देखते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे मैंने पॉइंट आउट की थी, वो तो पार्ट 4 के अंदर आती हैं। तो क्या वो ऑफेंस बीच में बनता है कि रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन हिम ड्यूटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस? 4 के अंदर आपने बीच में देखा था कि जी आप बताएंगे इंफॉर्मेशन वाली जो ड्यूटी टू इन्फॉर्म, सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 पार्ट 4 में आता है। तो अगर आप नहीं बताते अपने खानदान के बारे में, तो क्या वो ऑफेंस है कि नहीं? आर्ग्यूबल नुकता है, क्योंकि अगर मेन आप बॉडी ऑफ द एक्ट अगर आप बीच में एग्जामिन करें तो वहां पे लिखा हुआ है अंडर ऑर्डिनेंस। हेडिंग अगर आप पढ़ें तो वहां पे सिर्फ पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखा हुआ। द वे आई अंडरस्टैंड इट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हेडिंग्स को इंपॉर्टेंस वगैरह शायद ना दी जाए इसमें। सो अगर हेडिंग्स, अब मगर यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात है, नैरोली आप बीच में पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट बीच में नुक्ता है जिसके ऊपर डिटेल के अंदर अलहदा बीच में बात की जा सकती है। आगे फिर लिखा जाता है पर्सन, सब सेक्शन 2 में ऊपर तो हो गया, अगर आपने बात नहीं मानी, आपने जो चीज़ करना था वो नहीं करने के लिए कहा, वो आपने नहीं की, या जो आप पे ड्यूटी मौजूद थी वो आपने नहीं की, तो आपने तो ऑफेंस यहाँ पे कमिट कर दिया अंडर सेक्शन 17। और फर्स्ट ऑफेंस अगर आपका हुआ तो आपकी कन्विक्शन, आप पे ट्रायल चलेगा, आपकी कन्विक्शन होगी तो आप पर 2 महीने के लिए आपकी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, या 50,000 रुपए का आपके ऊपर बीच में फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अगर रिपीट ऑफेंस होगा तो हर रिपीट के ऊपर आई बिलीव यहाँ पे 6 महीने की बीच में सजा है, और लाख लाख रुपए या दोनों की बीच में सजा मौजूद है सब सेक्शन 3 में। 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी बीच में कर रही है, या अगर कोई इस तरीके से ज़मीन चीज़ें वगैरह एक्चुअली कंपनी को बिलोंग करती हैं, या कंपनी अपना दफ्तर बंद नहीं करती, तो कंपनी पर भी फाइन पहले ऑफेंस का 50,000 से कम नहीं होगा और 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद फिर 3 लाख का बीच में 1 लाख और 3 लाख के दरमियान बीच में ऑफेंसेस के, हर ऑफेंस के ऊपर बीच में मिलेगी। तो आपने अपना दफ्तर खोला हुआ, बंद करने के लिए कहा गया, बंद नहीं किया आपने, तो आप पर बीच में ना सिर्फ कमाई वगैरह नहीं होगी, सील भी हो जाएगा, आपको ये बीच में ऑफेंसेस के ऊपर पैसे भी पड़ सकते हैं। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन बाय बॉडी इज प्रूव्ड, अगर साबित हो जाए
और अगर ऑफिसर का होगा, अगर कमिटेड विद द कंसेंट या कनाइवेंस, उसका उसने हिस्सा लिया या उसकी मर्जी के साथ हुआ या अगर उसके ओनर के साथ हुआ वगैरह, ऑफिसर का यहाँ पे वो लिखा हुआ है। और एक नेग्लेक्ट या उसके ऑफिसर का हो तो अगर ओमिशन वगैरह उसके बिहाफ के ऊपर हो तो ऑफिसर शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, और उस पे मुकदमा होगा आपका। जो अब ऑफिसर का यहाँ पे क्या मतलब है, शेयर होल्डर हो सकता है, डायरेक्टर ऑफिसर है कि जो एम्प्लॉय होता है वो बीच में इसके अंदर आता है, ये क्वेश्चन भी अभी बीच में ओपन छोड़ा गया। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ऊपर यहाँ पे जो पावर्स दी गई हैं अब उसका जवाब यहाँ पे आता है, वो इंटरप्रिटेशन के अंदर कि पार्ट 4 आता है कि नहीं। पार्ट 4 के लिए अलग ऑफेंस बना दिया गया है 18 में। पार्ट 4 में ये लिखा गया है कि 4 की ड्यूटीज अगर आप ना करें, अगर आप ऑफेंस करेंगे, अगर आप कंप्लाई विद आपने डायरेक्शन के साथ ना किया, या फिर बी में फेल्स विदाउट टू कंप्लाई विद जो ड्यूटी आप पे कि आपने बताना है बच्चों के बारे में, या वो आपने नहीं किया, या अगर फॉल्स आपने इंफॉर्मेशन ली या छुपाया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लाई विद द ड्यूटी इम्पोज्ड हमें इन माइनर और वार्ड के बारे में यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है, और जो आपकी ड्यूटीज वगैरह हैं वो यहाँ पे बीच में नहीं, रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन। वंस अगेन सेक्शन 14 की जो ड्यूटी है वो वार्ड के बारे में तो नहीं है, सेक्शन वो ए में भी शायद नहीं आएगी और बी में भी, ये शायद थोड़ा सा भाम बीच में रह गया है कि अगर आप ड्यूटी को कंप्लाई विद नहीं करते इन रिलेशन टू अ माइनर अंडर सेक्शन 13 के ऑर्डिनेंस के तहत, 14 का के बारे में क्या लिखा हुआ है उसका कोई बीच में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो वो शायद ऑफेंस नहीं होगा। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप बीच में दें, झूठ बोले सेक्शन 11 या 12 के तहत, तब भी होगा। ऑब्स्ट्रक्ट अ पर्सन एक्सरसाइजिंग और टेम्पटिंग टू, ये करके पार्ट 4 के तहत अगर आपने रास्ते में हायल हुआ तो वो भी आपका ऑफेंस बन जाएगा। फर्स्ट अब इस ऑफेंस में क्या, ये देखने में तो लगता है कि बराबर ही बीच में आप कितने सीरियसनेस आपने अगर इंटरप्ट भी किया उतनी भी आपको बीच में सजा मिल सकती है। सेंटेंसिंग वगैरह के अंदर देखा जाएगा पर्सन गिल्टी फर्स्ट ऑफेंस उसके तहत इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 महीने का होगा। अच्छा, पहले 2 महीने का लिखा हुआ था, जगह वगैरह का होगा, मगर अगर आपने अपने जात की हद तक किया तो 3 महीने और 50,000 का फाइन, और आगे जाके 1 लाख का फाइन अगर रिपीट होता है, और 1 साल बढ़ा दिया गया। अच्छा, 6 महीने भी नहीं बीच में रखे गए, तो यानी इंडिविजुअल्स के साथ हाथ और ज्यादा बीच में सख्त रखा गया इस कानून के तहत। रनिंग अवे फ्रॉम अ पेस, अगर आपको वहां पे बीच में रिटेन किया हुआ और वहां से अगर आप भागें तो वो भी बीच में ऑफेंस बना दिया गया है। और इसके तहत भागने के ऊपर भी आपको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, वहां से तो नहीं आप भागेंगे ना जी। फिर 50,000 रुपए बीच में फाइन होगा, और अगर आप रिपीट बीच में करेंगे तो 18 महीने हुआ भाई, डेढ़ डेढ़ साल का और 1 लाख रुपए फाइन होगा। और ये कॉग्निसेंस लेंगे जी, को मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास के बीच में कॉग्निसेंस लेंगे इन ऑफेंसेस की, और उस समरी प्रोसीजर के तहत आपके ऊपर ट्रायल चलेगा बीच में, आपके इलाका मैजिस्ट्रेट आपके साथ बीच में डील विद करेंगे। अब आगे आ जाएं कॉमन प्रोविजन जो इसके बारे में हैं, इस कानून के बारे में, उसमें ये बीच में लिख दिया गया कि विदाउट प्रेजुडिस टू द, ये करके, और भी जो 1958 का कानून था एज वेल एज द पावर्स इन 1958, रिलीफ कमिश्नर जो उस कानून के तहत बीच में बना हुआ 58 का कानून, वो भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा यहाँ पे। मे टेक सच स्टेप्स एंड मेजर्स एज ही डीम्स नेसेसरी, जो रिलीफ कमिश्नर के पास इन्फेक्शियस डिजीज के साथ करने के लिए स्टेप्स और मेजर्स वो ले सकता है एज ही डीम्स नेसेसरी। अब इनका क्या, इसका क्या मतलब है इतनी ब्रॉड पावर का। और डीसी ऑफ एरिया वगैरह सब्जेक्ट टू डीसी के पास भी पावर है कि वो डीम्स नेसेसरी जो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इन्फेक्शियस डिजीज के लिए वो यहाँ पे बीच में स्टेप्स ले सकता है। और ऊपर ये 2 में स्पेसिफाई थोड़ा बहुत बीच में दे दिया गया है कि इन एडिशन टू जो जनरल बीच में पावर दी गई है उसमें सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन डीसी क्या क्या चीजें कर सकता है, रिलीफ कमिश्नर या डीसी कर सकता है। पॉपुलेशन को एवैक्यूएट वहां से हटा सकता है, आपको घरों से निकाल सकता है, अलग-अलग बीच में सेग्रीगेट कर सकता है, गाड़ियां ट्रक वगैरह वो ट्रांसपोर्ट को बीच में रिक्विजिशन कर सकता है इस्तेमाल के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ सरप्लस फूड मेडिसिन वगैरह ये कंसिडर्ड रिक्वायर कर सकता है कि जी हमें खाना वगैरह, खाना और दवाइयाँ और ये मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह ज़रूरत है, और उनको रिक्विजिशन कर सकता है। बिल्डिंग्स को भी रिक्विजिशन एक्चुअली इस्तेमाल के लिए कि टेक ओवर कर सकता है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए फॉर एग्जांपल एक्सपो सेंटर को आई बिलीव रिक्विजिशन किया हुआ है। किसी बंदे के किसी बड़ी जगह को अगर किसी के पास कोई प्राइवेट भी अवेलेबल है वो भी रिक्विजिशन कर सकता है। कॉन्स्क्रिप्ट लेबर के काम करने के लिए भी बंदे को एक्चुअली बीच कंस्क्रिप्शन बीच में आप अपने कंट्रोल में ला सकता है कि भाई
काम करने के लिए बंदे चाहिए, तुम कंस्क्रिप्ट कर लिया। तो मैं डायरेक्ट एनी पर्सन के आप ये चीज़ें करें, ये चीज़ें ना करें और रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस पूरी करें, जैसे ब्रॉड पावर्स दी गई। पर्सन ओनिंग ट्रांसपोर्ट आर्टिकल स्टॉक जिनसे रिक्विजिशन कर ली जाए या किसी से अगर कंस्क्रिप्ट करके उनसे काम करवाया जाए या कोई काम करने से रोक दिया जाए या कोई ऑर्डर किए जाए, तो रीजनेबल उनको रिलीफ कमिश्नर कॉम्पनसेशन भी देगा। तो सवाल ये आता है कि आपने जो अगर हमारे जो दफ्तर वगैरह बीच में बंद करवाए हैं या सारों को घर पे रहने के लिए, क्या रिलीफ कमिश्नर से वहाँ पे क्लेम किए जा सकते हैं सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एन ओन? लेकिन वो आई डोंट थिंक किए जा सकते, शायद किए जा सकते हैं, बिकॉज और द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट वगैरह वो रीजनेबल में कर सकते हैं, मगर वो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन 21 के तहत वो ऑर्डर्स वगैरह हुए हों। shall be entitled for reasonable subject to the right of owner claim of subsection transport articles वगैरह shall वो अगर ऑर्डर वो कर दे तो रिलीफ कमिश्नर के कंट्रोल के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो डीसी के थ्रू उसको जैसे भी इस्तेमाल करना हो वो बीच में वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजनेबल कॉम्पनसेशन होगी और दवाइयाँ वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में लेके इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट के लिए डीसी को पावर दी गई है कि रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंप्लायंस ऑर्डर्स डायरेक्शन जितनी भी इसके तहत होंगे वो उनके साथ कंप्लायंस करवाई जाए कानून के तहत। ऑफिसर्स वगैरह के पुलिस की भी उनको मदद मौजूद है, डीसी की भी। मे टेक सच स्टेप्स एज पास एज इट कंसिडर्स नेसेसरी फॉर एन ऑर्डिनर, खुद भी कर सकता है पुलिस के ऑफिसर या अपने डीसी के ऑफिसर्स के थ्रू भी बीच में एक्ट कर सकता है। या थ्रू पुलिस को अगर करना है तो डीसी करेगा, कंसर्न हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उसको भी लिखेगा। फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर डायरेक्शन, इसके तहत जो अगर है सेक्शन 4, 5, 6 वगैरह, डीसी अपने ऑफिस या उसका सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स वगैरह प्रेमिसेस में भी घुस सकेंगे, बंदों को रोक भी सकेंगे 24 घंटे के लिए और रीजनेबल फोर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। रिक्विजिशन, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल की सर्विसेज वगैरह करने के लिए रिलीफ कमिश्नर और डीसी वगैरह सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन अगर हो चुकी हुई है उस इलाके के सेक्रेटरी के साथ अगर बात करके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर से बंदों को रिक्विजिशन कर सकता है। कंकरेंट एक्सरसाइजेज ऑफ सेक्रेटरी के पास अगर कोई पावर्स मौजूद है इस ऑर्डिनेंस के तहत, सेक्शन 3 की एक पावर यानी उसके अंदर लिखा हुआ था नोटिफिकेशन का, डीसी और सारे के सारे वो बीच में डेलीगेट भी नीचे कर सकता है। सेक्शन 3 की नोटिफिकेशन सिर्फ सेक्रेटरी करेगा, मगर अगर कोई सेक्रेटरी के पास पावर मौजूद है तो वो डीसी को या उस डीसी के सबऑर्डिनेट्स को भी बीच में डेलीगेट कर सकता है। रिलीफ कमिश्नर भी अपनी पावर्स वगैरह जो हैं कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को अपने या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बीच में कर सकता है। पावर्स नोटिफाइड बाय द मेडिकल ऑफिसर शैल बी, रिस्पेक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर्स भी कर सकते हैं। नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर की पावर वो भी करेगा। और अच्छा ये इंटरेस्टिंग है कि ऊपर नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर का सिर्फ ये मतलब नहीं है, मगर उसकी पावर्स अवेलेबल असिस्टेंट कमिश्नर को एसीज भी बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव को भी एक्सटेंसिव पावर डॉक्टर्स के अलावा भी बीच में दे दी गई है। रिवीजन अंडर अगेंस्ट एन ऑर्डर, इसके तहत इस वेरी इंटरेस्टिंग जुडिशियल साइड के ऊपर नहीं, अगर कोई ऑर्डर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कोर्ट में इसको नहीं चैलेंज करेंगे, जिसको आप चैलेंज करेंगे रिक्वायरमेंट वगैरह ये सारी की सारी है, आप रिवीजन पिटिशन करेंगे बोर्ड कमिश्नर के बोर्ड के सामने। एक मेडिकल ऑफिसर नोटिफाइड बाय सेक्रेटरी उसके अंदर होगा हर डिवीजन के अंदर वहां पे, और वो आप उसके सामने या खुद या आपके जिस बंदे के लिए आप रिस्पॉन्सिबल आप जमा करवाएंगे यहाँ पे डिसाइडेड थ्रू 15 दिनों के अंदर वो बीच में डिसाइड होगा जी। और एग्जीक्यूटिव की साइड के ऊपर डिसाइड होगा, कोर्ट्स को जुडिशियल पावर इसके अंदर नहीं दी गई। वो आप 26 में देखेंगे बार टू एक्शन, नो ऑर्डर मेड अंडर दिस शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोई किसी बंदे के खिलाफ किसी कोर्ट के सामने नहीं चैलेंज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन हो सकती, चैलेंज हो सकती। रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर शायद फिर भी हो सके, मगर वो लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर होगी। एंड नो सिविल और क्रिमिनल, और वहां पे भी कहेंगे कि जी करते हैं नहीं इंटरफेयर वगैरह, वो भी बीच में देखने वाली बात होगी, पहले रिवीजन अवेल करें। एंड नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन एनीथिंग डन इन गुड फेथ अगेंस्ट अ पर्सन। अगर आपके साथ डीसी, एसी या नोटिफाइड मेडिकल ऑफिसर कोई सख्ती करता है, पुलिस ऑफिसर वगैरह, आपके पास कोई क्लेम नहीं है इसके तहत, उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन यहाँ पे दे दी गई है। एनी इन्फॉर्मेशन 27 में लिखा हुआ है बाय पब्लिक सर्वेंट दैट आइडेंटिफाइज विद इन्फेक्शियस डिजीजेस शैल नॉट बी रिलीज्ड made public except under this section।
अगर किसी बंदे को बीच में पता चल गया है शैल बी रिलीज टू पब्लिक विद कंसेंट, उसकी मर्जी के साथ हो सकता है, with the consent to a physician को बताया जा सकता है, टू इन्फोर्स ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स करने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रीटमेंट के लिए, पता ब्लड बैंक्स को, या किसी अगर बच्चे को अगर हुई है तो उसके वालदैन को बीच में बताया जाएगा। मगर यहाँ पे अगर सारी की सारी खबरें मीडिया के ऊपर चल रही हैं तो वो सेक्शन 27 की वायलेशन हो रही है। या कम अज कम अगर गवर्नमेंट वाले उनको बता रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट या कोई और एनी और बाय एनी कलेक्टेड बाय एनी अदर पर्सन और किसी के पॉजिटिव टेस्ट का, तो वो छुपाई जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो प्रेस वालों को भी अगर पता है, इट वुड बी इलीगल फॉर देम टू डू इट। और मेरे नज़दीक तो अगर 27 की बीच में वायलेशन हो रही है तो फिर आपको अब ये सवाल आएगा कि क्या ये ऑफेंस है कि नहीं, और ऑफेंसेस में उसको सजा दी जा सकती है कि नहीं। क्योंकि ऊपर तो अगर आप बीच में एग्जामिन करेंगे तो मुख्तलिफ पार्ट्स की बात हुई है, तो ये तो किसी पार्ट के अंदर नहीं आता, तो क्या इसकी बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने की बीच में होगी? ये डायरेक्टरी प्रोविजन लगती है, मैंडेटरी नहीं लगती है। इसका कोई ऑफेंस मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 28 में लिखा हुआ है इसके तहत रूल्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए भी बीच में कोई प्रोविजंस के बारे में कोई क्लैरिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, और कोई भी कानून अगर यहाँ पे मौजूद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन का शायद ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्चुअली इसके ये उसके ताबे होगी, मगर अगर और कवानीन में आपको कोई राइट्स दिए हुए हैं, कोई प्रोटेक्शंस वगैरह दी हुई है, उनको भी बीच में ओवरराइड कर देगा। रिपील और सेविंग ये है कि पहले पुराना कानून भी ये भी बीच में देखने के काबिल है, पंजाब एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1958 का, वो रिपील कर दिया गया, वो ख़त्म हो गया, उसको इससे रिप्लेस कर दिया। मगर उसके तहत अगर कोई चीज़ें पहले हुई हैं तो वो अभी भी बीच में कंटिन्यू करेंगे। शैल नॉट इफेक्ट सेव, इसको सेविंग क्लॉज कहते हैं सबसेक्शन 2 में। और एनी राइट और प्रिविलेज अगर वो पहले पुराने के तहत बीच में हुआ है, वो लाइबिलिटी अगर कोई एक्वायर हुई वो भी कंटिन्यू करेगी, पेनल्टी वगैरह वो भी अगर कंटिन्यू करेगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर उसके तहत बीच में कंटिन्यू हुई है, पनिशमेंट उसके तहत हुई है, तो वो भी अभी बीच में कंटिन्यू करेगी, नॉट विथ स्टैंडिंग कि उसको बीच में कर दिया गया है। सो ओवरऑल जी बीच में ये कानून है जिसके तहत बीच हाथ स्ट्रॉन्ग किए गए हैं एग्जीक्यूटिव के और डॉक्टर साहिबान के, कि वो इस रोकथाम के लिए प्रोएक्टिवली बीच में एक्ट करें। इट इज़ अपेयर्स टू बी अ गुड लॉ, काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी अच्छा ड्राफ्ट किया हुआ है। मगर आपके जो इंडिविजुअल हकूक है वहाँ पे थोड़ी बहुत बीच में इसकी अब्यूज़ का भी बीच में पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को टारगेट वगैरह करना है बंद करने के लिए, उसको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसका अगर सस्पेक्ट आप सिर्फ उसको कर रहे हैं टेस्ट वगैरह करवा के या वैसे करने के लिए, आप इसको यही ना होना कि कहीं सारी की सारी ऑपोजिशन ही बीच में इसके अंदर इन ऑर्डर्स के तहत बीच में बंद हो। बट अभी तक तो बीच में इस तरीके से कोई इंडिकेशन नहीं आई, तो लेट्स होप नॉट। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर, मेरी एक सिर्फ कंसर्न है कि अगर कोई ऑर्डर गलत है तो उसको चैलेंज करने का की गुंजाइश यहाँ पे कोई ख़ास बीच में नहीं रखी गई, और ये एज्यूम किया गया है कि अच्छे पर्पसेस के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा और गलत पर्पसेस के लिए नहीं किया जाएगा। ओवरऑल आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। उर्दू के अंदर ज़्यादातर मैंने गुफ्तगू की है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर और स्लाइड्स अलहदा अंग्रेजी में बीच में बनाने का मेरा रुझान है। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल, और आपके साथ पढ़ने में शायद इसमें आपको ये भी आपको प्रॉब्ली फाउंड यूजफुल कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसी स्टैचूट को पढ़ते कैसे हैं, इसमें अबहाम हेडिंग्स का बेशुमार नुक्ते देखिए बात करते हुए भी हमें पता चल गया, और नुक्तों के बारे में भी पता चल गया कि जिनको इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, इस तरह भी पढ़ा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल करके इसको कैसे किया जाएगा। आई होप यू आर फाइंडिंग ऑल ऑफ दिस यूजफुल। आई एम फाइंडिंग इट डेफिनेटली यूजफुल बिकॉज इसी बहाने में एंड टू एंड ये सारे की सारी चीज़ें भी आपके साथ मिलकर बीच में पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मैंने और लेक्चर्स कहाँ अवेलेबल हैं, उनकी स्लाइड्स कहाँ अवेलेबल हैं, वो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए बिकॉज आपके कमेंट्स की से ही मुझे बीच में गाइडेंस मिलती है। आई होप फॉर यू फाउंड दिस यूजफुल, और स्टे सेफ कोरोना के दिनों के अंदर, एंड लेट्स होप ये जो पावर्स वगैरह दी गई हैं हम में से किसी के ऊपर बीच में अप्लाई करने की ज़रूरत ना बीच में पड़े। थैंक यू वेरी मच।